हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉमिट। आई एम मुस्कान मंधियान, योर लीगल गाइड। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के बारे में। नोट्स मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर देती हूं जिसका नाम है लॉमिट योर लीगल गाइड। लिंक डिस्क्रिप्शन में, प्लीज उसे जाकर ज्वाइन कर लीजिए। सो आई रिक्वेस्ट यू गाइज कि आप लोग प्लीज नोट्स ध्यान से सुनते रहिए एंड लेट्स स्टार्ट। जो ये क्लासिफिकेशन है गवर्नमेंट्स का इनटू पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल, ठीक है, हम गवर्नमेंट्स को जब पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल टाइप ऑफ गवर्नमेंट्स में डिवाइड करते हैं तो ये रिलेशनशिप बेस्ड किस पे है, राइट? ये डिवीजन बेस्ड किस पे है? ये बेस्ड है रिलेशनशिप बिटवीन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, राइट? जब आप डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स को पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट्स में डिवाइड करते हो तो ये डिवीजन किस चीज पर बेस होता है? क्या बेसिस होता है इस डिवीजन का? इस डिवीजन का बेसिस होता है रिलेशनशिप बिटवीन द एग्जीक्यूटिव एंड द लेजिस्लेचर। इस टॉपिक के बाद मैं प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी डिस्कस करूंगी, इसीलिए चैनल के साथ जरूर बने रहिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। ये सिस्टम जो है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट का ब्रिटेन में इवॉल्व हुआ ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी। फर्स्ट हाफ ऑफ 18th सेंचुरी में पता है क्या हो रहा था ब्रिटेन में? पार्लियामेंट, ठीक है, पार्लियामेंट और एब्सोल्यूट मोनार्क के बीच में एक भयानक जंग छिड़ी हुई थी। मैंने आपको डिवाइन ओरिजिन थ्योरी पढ़ाई थी, राइट? तो डिवाइन ओरिजिन थ्योरी में क्या था कि मोनार्क जो थे वो खुद को भगवान की तरह मानते थे, राइट? भगवान की तरह ही खुद को मानते थे। तो उस वक्त ब्रिटेन में जो वहां के किंग थे, एब्सोल्यूट मोनार्क थे, वो खुद को भगवान की तरह ट्रीट करते थे और एक तरफ था पार्लियामेंट, राइट? तो भगवान की तरह ट्रीट करने वाले मोनार्क, ठीक है, यानी एब्सोल्यूट मोनार्क और पार्लियामेंट के बीच में भयानक स्ट्रगल चल रहा था, फाइट चल रही थी, ठीक है, कि अल्टीमेट अथॉरिटी अब किसके हाथ में जाती है, क्योंकि मोनार्क जो था वो बहुत ही टायरेंट बन चुका था, ठीक है, ही वॉज एब्सोल्यूट मोनार्क, ठीक है। और अब क्या कहते हैं, जो पार्लियामेंट था वो अपने राइट्स की बात कर रहा था कि नहीं, लोगों के भी राइट्स होते हैं, वो राइट्स उन्हें मिलने चाहिए। इसीलिए दोनों के बीच में काफी ज्यादा जंग छिड़ी हुई थी उस वक्त। अब हम मीनिंग डिस्कस कर लेते हैं और डेफिनेशन देखते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम की। सो आसरवाथम के अकॉर्डिंग, ठीक है, आसरवाथम के अकॉर्डिंग पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या है? पार्लियामेंट्री सिस्टम एक सिस्टम है गवर्नमेंट का जहां पर रियल एग्जीक्यूटिव, ठीक है, रियल एग्जीक्यूटिव मतलब मिनिस्ट्री या कैबिनेट, ठीक है, मिनिस्ट्री या कैबिनेट डायरेक्टली आंसरेबल रहता है लेजिस्लेचर को फॉर ऑल इट्स एक्ट्स ऑफ ओमिशन एंड कमीशन, ठीक है। तो आसरवाथम के अकॉर्डिंग पार्लियामेंट्री सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है गवर्नमेंट का जहां पर जो रियल एग्जीक्यूटिव है यानी कि मिनिस्टर्स और कैबिनेट वो डायरेक्टली आंसरेबल रहते हैं लेजिस्लेचर में, ठीक है, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, दोनों ने जो भी किया है वो रिस्पॉन्सिबल रहेंगे लेजिस्लेचर को, वो आंसर करेंगे लेजिस्लेचर को, ठीक है, जो भी उन्होंने किया, एक्ट्स ऑफ ओमिशन, ठीक है, जो उन्होंने किया है, एक्ट्स ऑफ कमीशन, जो उन्होंने नहीं भी किया है, जो किया है वो सब लेजिस्लेचर में जाकर बताएंगे। ओमिशन मतलब जो उन्होंने नहीं किया, कमीशन मतलब जो उन्होंने किया, ठीक है। ओमिशन ऑफ एनी एक्ट यानी शायद कोई एक्ट करना चाहिए था लेकिन मिनिस्टर्स ने वो एक्ट नहीं किया, उसको कहेंगे ओमिशन, ठीक है। कमीशन जो एक्ट किया, राइट, जो शायद नहीं करना चाहिए था लेकिन उन्होंने कर दिया, तो कमीशन, राइट। इसीलिए वो सारी चीजें जो उन्होंने किया नहीं किया वो लेजिस्लेचर में हमें बताएंगे। पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट का एसेंस क्या है, राइट? किस वजह से ये सिस्टम चलता है, इसका कोर क्या है, सेंट्रल पॉइंट क्या है? वो है रिलेशनशिप बिटवीन द एग्जीक्यूटिव एंड द लेजिस्लेटिव ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। अब आप बात करोगे कि नहीं, सेपरेशन ऑफ पावर भी तो होता है, हाँ होता है सेपरेशन ऑफ पावर, उसको हम आगे भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन इस सिस्टम में एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव ब्रांच जो है गवर्नमेंट की, उनके बीच में क्लोज रिलेशनशिप होता है, ये चीज जरूर याद रखिएगा। फीचर्स डिस्कस करेंगे अब। इस सिस्टम में दो तरीके के एग्जीक्यूटिव एग्जिस्ट करते हैं, रियल एग्जीक्यूटिव और नॉमिनल एग्जीक्यूटिव। मैं आपको बता दूं, मैंने यूनिटरी गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट पर पहले ही वीडियो बना चुकी हूं, प्लीज जाके उसे देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। नॉमिनल एग्जीक्यूटिव वो होता है जो सिर्फ नाम का एग्जीक्यूटिव रहता है, राइट, जिसके नाम पर सारी चीजें हो रही होती हैं। स्टेट में कुछ भी होता है उसी का नाम रहता है डॉक्यूमेंट पर। फॉर एग्जाम्पल जैसे किंग और क्वीन ऑफ ब्रिटेन, ठीक है, और इंडियन प्रेसिडेंट, ये दोनों एग्जाम्पल है नॉमिनल एग्जीक्यूटिव के, राइट। जो इंडियन प्रेसिडेंट रहता है उसके नाम पर हर चीज हो रही रहती है। रियल पावर किसके पास रहती है?
प्राइम मिनिस्टर के पास रहती है, राइट, जिसे हम कहते हैं रियल एग्जीक्यूटिव, राइट। जब आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा कि प्रेसिडेंट के पास बहुत सारी पावर्स है, ठीक है, हर तरीके की पावर प्रेसिडेंट के पास है, लेकिन वो पावर कैसे एक्सरसाइज करते हैं? विद द एड एंड एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है, वो बिना एड एंड एडवाइस के प्राइम मिनिस्टर की पावर को एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं, राइट। तो हम इसीलिए कहते हैं प्राइम मिनिस्टर रियल एग्जीक्यूटिव है, भले ही नाम प्रेसिडेंट का होता है हर डॉक्यूमेंट पर। कैबिनेट के पास तब तक पावर रह सकता है जब तक उसके पास कॉन्फिडेंस रहता है लोगों का, राइट। जैसे ही कॉन्फिडेंस गिरता है कैबिनेट हट जाती है, राइट। लोकसभा में जब तक कॉन्फिडेंस एंजॉय कर रहे हो पावर में रहते हो, बट जैसे ही वो गिरता है आप पावर से चले जाते हो। सेकेंड पॉइंट है, इस सिस्टम में जो मेजॉरिटी पार्टी होती है वो एडमिनिस्ट्रेशन को रन करती है, वही पावर में आती है। जो नॉमिनल हेड रहते हैं स्टेट के, वो एक तरीके से जो लीडर रहते हैं मेजॉरिटी पार्टी के, उनको इनवाइट करते हैं कि आप अपनी पोजीशन लीजिए एज अ प्राइम मिनिस्टर एंड अपनी कैबिनेट फॉर्म करिए, राइट। और जब प्राइम मिनिस्टर एक तरीके से मेजॉरिटी सपोर्ट खो देते हैं तो उनको अपना ऑफिस वेकेट करना पड़ता है, अपनी पोजीशन खाली करनी पड़ती है और अपनी कैबिनेट के साथ। कैबिनेट जो है वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल रहती है पार्लियामेंट में। इसका मतलब होता है पार्लियामेंट में अगर कोई डिसीजन ले लिया गया, ठीक है, तो पूरी कैबिनेट को उस डिसीजन को एक तरीके से सपोर्ट करना होगा, राइट। ऐसा नहीं है कि मैं अगर कैबिनेट की मेंबर हूं तो मैं उस डिसीजन को सपोर्ट नहीं कर रही हूं, बाकी सब कर रहे हैं, नहीं, कलेक्टिवली हम सब रिस्पॉन्सिबल हैं पार्लियामेंट में। तो मैं चाहूं ना चाहूं मुझे उस डिसीजन को सपोर्ट करना जरूरी है। अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन, ठीक है, अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन किसी एक मिनिस्टर के अगेंस्ट पास हो जाता है तो पूरी कैबिनेट को रिजाइन करना होगा। क्यों? क्योंकि सारे ही लोग कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल हैं, ठीक है। एक के अगेंस्ट आप जो एक्शन लोगे उसका असर सब पे होगा, राइट, और सबके अगेंस्ट जो एक्शन लोगे उसका असर एक पर होगा। समझ में आ रही है बात? ये चीज, ये सेंटेंस को ध्यान से समझो। एक का असर सब पे होगा। अगर एक के अगेंस्ट आपने नो कॉन्फिडेंस मोशन पास किया है उसका असर सब पे होगा, सबको रिजाइन करना होगा, राइट। और अगर सब पे आपने कुछ एक्शन लिया है तो उसका असर एक पर होगा, राइट। एक मिनिस्टर के अगेंस्ट आपने नो कॉन्फिडेंस मोशन पास किया है, ठीक है, एक मिनिस्टर के अगेंस्ट पास किया है, लेकिन पूरी कैबिनेट रिजाइन करेगी और प्राइम मिनिस्टर को भी रिजाइन करना पड़ेगा। बट हाँ, यहाँ पे इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी कॉन्सेप्ट है। अगर कोई मिनिस्टर खुद से वॉलंटरी रिजाइन करना चाहता है तो वो डेफिनेटली कर सकता है। तो जब हम ये कहते हैं कि कैबिनेट रिस्पॉन्सिबल रहती है पार्लियामेंट में, तो हम ये कैसे कहते हैं? आखिर कैबिनेट को भाई हम किन चीजों से बाउंड करते हैं, किन चीजों से हम उसके पे नजर रखते हैं, किन चीजों से हम उसके एक्ट्स को उसके लिए पनिश कर सकते हैं? वो है एडजर्नमेंट मोशन, ठीक है, डिसीजन ऑन डिपार्टमेंटल रिपोर्ट्स, क्वेश्चंस, बजट डिस्कशंस, ठीक है, क्वेश्चंस हम उनसे कर सकते हैं, बजट के ऊपर डिस्कशंस होते हैं, मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस एक्सेट्रा। इन सारे तरीकों से एक तरीके से आप कैबिनेट को रिस्पॉन्सिबल बनाते हैं पार्लियामेंट में, ठीक है। मिनिस्टर्स बनने से पहले, ठीक है, उन्हें एक ओथ लेनी होती है, ठीक है, मिनिस्टर्स को ओथ लेनी रहती है, ओथ ऑफ एलिजेंस, मतलब कि आप लॉयल रहोगे कंट्री के टुवर्ड्स और कॉन्स्टिट्यूशन के टुवर्ड्स, ठीक है। एलिजेंस का मतलब होता है लॉयल्टी, ठीक है, तो ओथ ऑफ लॉयल्टी लेनी पड़ती है कि आप लॉयल रहोगे अपने संविधान के टुवर्ड्स, ठीक है। और सीक्रेसी ऑफ द ऑफिस, आपके ऑफिस का जो काम है, जो जरूरी चीजें हैं, जो सीक्रेट्स हैं, वो आप शेयर नहीं करोगे एनिमी कंट्रीज के साथ या किसी और के साथ, ठीक है। तो आपको सीक्रेसी ऑफ ऑफिस भी मेंटेन करके रखनी है। अब ऑपोजिशन का भी रोल आ जाता है, ठीक है। ऑपोजिशन का काम है कि वो हेल्दी क्रिटिसिज्म्स दे गवर्नमेंट की वर्किंग को। जो भी मेजॉरिटी पार्टी है, जो गवर्नमेंट है, उसकी वर्किंग को हेल्दी क्रिटिसाइज करे, हेल्दी वे में क्रिटिसाइज करे, राइट, ताकि वहां पे इंप्रूवमेंट का स्कोप हो। क्यों क्रिटिसाइज करना जरूरी है? ताकि जो गवर्नमेंट है वो एक तरीके से ऑटोक्रेटिक ना बन जाए, टायरेंट ना बन जाए। इसीलिए ऑपोजिशन की ड्यूटी रहती है कि गवर्नमेंट पर चेक करे और उन्हें क्रिटिसाइज करती रहे। हेल्दी रिलेशंस रहने चाहिए गवर्नमेंट के बीच में और ऑपोजिशन के बीच में। लेजिस्लेचर को डिसॉल्व भी किया जा सकता है। जी हाँ, पार्लियामेंट्री सिस्टम में 5 साल पूरे होने के पहले ही लेजिस्लेचर को डिसॉल्व किया जा सकता है, डिपेंडिंग अपॉन अ स्पेशल सर्कमस्टेंस, ठीक है। अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है
जहां पे ऐसा लगता है कि लेजिस्लेचर को डिसॉल्व करना पड़ेगा, तो जो हेड ऑफ द स्टेट है यानी कि जो नॉमिनल हेड है वो ये कर सकते हैं, लेजिस्लेचर को समय से पहले ही डिसॉल्व वो कर सकते हैं। पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वहां पे अच्छे से वर्क करता है जहां पे दो पार्टीज रहती हैं, राइट, एक ऑपोजिशन एक पार्टी जो पार में है, वहां पे ये सिस्टम अच्छे से वर्क करता है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कोई भी पार्टी पार में ना आए, कोई भी पार्टी को मेजॉरिटी ना मिले, राइट, तब क्या होता है, कोलिशन गवर्नमेंट फॉर्म होती है कि नहीं। जो नॉमिनल हेड रहता है वो किसी को प्राइम मिनिस्टर की तरह सिलेक्ट करता है और सारी पार्टीज मिलकर कोलिशन गवर्नमेंट फॉर्म करती हैं। लेकिन कोलिशन गवर्नमेंट की प्रॉब्लम ये है कि ये स्टेबल नहीं रहती है, इसमें स्टेबिलिटी बहुत कम रहती है, क्योंकि कभी भी कोई भी पार्टी पीछे हट जाएगी तो मेजॉरिटी टूट जाएगी, राइट। इसीलिए कोलिशन गवर्नमेंट स्टेबल नहीं मानी जाती है। इस सिस्टम में प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एक तरीके से प्राइम मिनिस्टर की स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, ठीक है, उनकी कैरिज्मेटिक लीडरशिप भी हेल्प करती है कंट्री को रन करने में। उनके 4 रोल्स रहते हैं जो उन्हें प्ले करने रहते हैं। देखते हैं वो 4 रोल्स क्या है। पहला है वो कैबिनेट के हेड रहते हैं, दूसरा वो पार्लियामेंट के एक तरीके से लीडर रहते हैं, और तीसरा इन्हीं के थ्रू जो नॉमिनल हेड है वो अपनी बात पहुंचाता है कैबिनेट तक, राइट। प्राइम मिनिस्टर के थ्रू ही नॉमिनल हेड अपनी बात कैबिनेट तक पहुंचाता है। और चौथा रोल होता है कि ये अपनी पार्टी के हेड रहते हैं, अपनी पार्टी के भी लीडर रहते हैं। इस सिस्टम में इलेक्शंस काफी रेगुलर रहते हैं ताकि जो लोगों का कॉन्फिडेंस है वो रिन्यू होता रहे, ठीक है। जो कॉन्फिडेंस है लोगों का रिन्यू होता रहे, इसका मतलब क्या है, इलेक्शंस रेगुलर होने की क्या जरूरत है। ये चीज मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बता रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। अगर 5 साल में गवर्नमेंट नहीं बदलेगी, ठीक है, 5 साल में गवर्नमेंट नहीं बदलेगी तो वो क्या पता ऑटोक्रेटिक बन जाए, ठीक है, अपनी मर्जी से काम करने लगे, अपनी विल के अकॉर्डिंग काम करने लगे और लोगों की बात ही ना सुने। इसीलिए गवर्नमेंट के दिमाग में, मिनिस्टर्स के दिमाग में चीज होना जरूरी है कि अगली बार इलेक्शंस भी हैं, राइट। लोगों की जो विल है वो रिन्यू होना जरूरी है, कॉन्फिडेंस रिन्यू होना जरूरी है। अगर इस गवर्नमेंट ने अच्छा काम नहीं किया तो अगली बार ये गवर्नमेंट नहीं आने वाली है कि नहीं। लोग अपना कॉन्फिडेंस रिन्यू कर दें, किसी और को क्या पता वो ले आए पार में। इसीलिए इलेक्शंस काफी रेगुलर है इस सिस्टम में, है कि नहीं। तो लोगों को ये चीज माइंड में रखनी पड़ती है कि नेक्स्ट टाइम इलेक्शन से अगर ये गवर्नमेंट सही से काम नहीं कर रही है, हम अपने वोटिंग पावर से चीजें बदल सकते हैं। और यही चीज मिनिस्टर्स को भी अपने दिमाग में बिठानी पड़ती है। इसीलिए इस सिस्टम में इलेक्शंस रेगुलर रहते हैं, जो कि बेस्ट फीचर है इस सिस्टम का। अब हम अपने पहले क्वेश्चन पर वापस आने वाले हैं कि सेपरेशन ऑफ पावर यहाँ पे इतना ब्लर्ड क्यों होता है, राइट। इतना सेपरेशन ऑफ पावर स्ट्रिक्टली देखने को नहीं मिलता है पार्लियामेंट्री सिस्टम में। क्यों स्ट्रिक्टली देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर काफी क्लोज आ जाते हैं इस सिस्टम में। जो फंक्शंस है लेजिस्लेचर के, आप बोलोगे कि एग्जीक्यूटिव क्यों परफॉर्म कर रहा है, जब आप आगे पढ़ोगे चीजों को तो आपको पता चलेगा कि जो फंक्शंस लेजिस्लेचर को खुद परफॉर्म करने चाहिए वो एग्जीक्यूटिव को क्यों दे रहा है परफॉर्म करने के लिए, है कि नहीं। ये क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है। लेजिस्लेचर पर बहुत ज्यादा बर्डन पड़ता है इस सिस्टम में, ठीक है, बहुत ज्यादा बर्डन पड़ता है लेजिस्लेचर पर, जिसको कि ना चाहते हुए भी एग्जीक्यूटिव को हमें काम देना पड़ता है, ठीक है। इतना ज्यादा बर्डन पड़ने की वजह से ही हमें एग्जीक्यूटिव को काम सौंपना पड़ता है कि नहीं। एग्जीक्यूटिव कौन है, परमानेंट ब्यूरोक्रेसी, आईएएस ऑफिसर्स, आईपीएस ऑफिसर्स को ही तो एग्जीक्यूटिव कहेंगे। उनको काम हमें सौंपना पड़ता है, ब्यूरोक्रेसी को हमें काम सौंपना पड़ता है, बिकॉज लेजिस्लेचर के ऊपर काफी ज्यादा बर्डन ऑलरेडी रहता है। अभी आगे जब आप और बड़े बड़े केसेस पढ़ने लगोगे तो उसमें ये आपको पता चलेगा कि जो इसेंशियल लेजिस्लेटिव फंक्शंस है, इसेंशियल लेजिस्लेटिव फंक्शंस का मतलब होता है सिर्फ वो फंक्शंस जो लेजिस्लेचर ही परफॉर्म करेगा, ठीक है, और कोई नहीं परफॉर्म कर सकता, ना एग्जीक्यूटिव ना कोई और, वो सिर्फ लेजिस्लेचर ही परफॉर्म करेगा। उसको कहते हैं इसेंशियल लेजिस्लेटिव फंक्शंस, ठीक है। तो लेजिस्लेचर इसेंशियल लेजिस्लेटिव फंक्शंस डेलीगेट नहीं कर सकता, मतलब ये फंक्शंस वो एग्जीक्यूटिव को नहीं दे सकता परफॉर्म करने के लिए, ये उसे हर हालत में खुद ही परफॉर्म करने हैं, राइट। बाकी फंक्शंस आप डेलीगेट कर सकते हो, बर्डन है तो बाकी फंक्शंस आप एग्जीक्यूटिव को दे सकते हो, राइट, कि ये काम तुम कर दो। बट लेकिन जो इसेंशियल लेजिस्लेटिव फंक्शंस है
वो आप डेलीगेट किसी भी हालत में नहीं कर सकते, और ये चीज खुद सुप्रीम कोर्ट ने कही है कि नहीं? ये आप पढ़ोगे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में जाके, ठीक है? एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में सेपरेशन ऑफ पावर्स के बारे में बहुत अच्छे से बताया गया है, ठीक है? तो यहाँ पे हम कह सकते हैं एग्जीक्यूटिव लॉ और लेजिस्लेचर काफी क्लोज है। अब बात करते हैं जुडिशरी की। क्या जुडिशरी इंडिपेंडेंट है? जी हाँ, इस सिस्टम में जुडिशरी काफी ज्यादा इंडिपेंडेंट है, बहुत हद तक इंडिपेंडेंट है जुडिशरी। लेकिन जजेस के अपॉइंटमेंट में हम एग्जीक्यूटिव का रोल कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। जुडिशरी का इंडिपेंडेंट रहना इसलिए भी जरूरी है, और होती भी है जुडिशरी इंडिपेंडेंट, ताकि वो गवर्नमेंट की दो ऑर्गन्स जो है लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव, इन पर अच्छे से नजर रख सके। और इस सिस्टम में तो खास करके नजर रखना जरूरी है, क्योंकि दोनों ही सिस्टम साथ में आ गए हैं, इंटीमेट क्लोज है काफी एक दूसरे के। इसलिए यहाँ पर जुडिशरी का नजर रखना इन दोनों ऑर्गन्स पर बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, राइट? क्लोज रिलेशनशिप रहता है लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के बीच में, वो गवर्नमेंट की स्मूथ रनिंग में हेल्प करता है। जो रूलिंग पार्टी है वो एक तरीके से इररिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ एक्ट नहीं करेगी, बिकॉज जो ऑपोजिशन है उसकी पूरी नजर रहती है रूलिंग पार्टी पर। जो एफिशिएंट, केपेबल और एनर्जेटिक लोग रहते हैं कंट्री के, वो एक तरीके से मेंबर्स बन सकते हैं लेजिस्लेचर के, जो ऑब्वियसली लेजिस्लेचर की क्वालिटी को काफी ज्यादा इंप्रूव करेगा, और अल्टीमेटली गवर्नमेंट की क्वालिटी इंप्रूव होगी। ये सिस्टम जो है एक तरीके से काफी रिस्पॉन्सिबल है लोगों की नीड्स के टूवर्ड्स, ठीक है? क्यों? क्योंकि जो पॉलिसीज फ्रेम होती हैं वो लोगों की डिजायर्स के अकॉर्डिंग होती है, पब्लिक की नीड के अकॉर्डिंग ही पॉलिसीज फ्रेम होती हैं इस सिस्टम में। काफी ज्यादा डिबेट और डिस्कशन होता है पार्लियामेंट के अंदर, जो कि पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस बढ़ाता है लोगों की, ठीक है? क्योंकि कितना ज्यादा पॉलिटिकली चीजों को समझ रहे हैं, वो चीज उन्हें इसी चीजों से समझ में आती है, डिस्कशन और डिबेट से, राइट? कि कौन सही है कौन गलत, इस चीज को वो एनालाइज क्यों कर पाते हैं? बिकॉज काफी ज्यादा डिबेट और डिस्कशन होता है पार्लियामेंट में। डीमेरिट्स देखते हैं क्या है। क्रिटिसिज्म, पहला तो मेन क्रिटिसिज्म यही है कि सेपरेशन ऑफ पावर की थ्योरी को एक तरीके से काफी ज्यादा वायलेट किया गया, काफी ज्यादा इग्नोर किया गया है सेपरेशन ऑफ पावर की थ्योरी को, राइट? बिकॉज लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव काफी क्लोज आ जाते हैं इस सिस्टम में, जो कि एक तरीके से टायरनी भी लेकर आ सकता है सिस्टम में, ऑटोक्रेसी भी लेकर आ सकता है सिस्टम में। और इतनी सारी पॉलिटिकल पार्टीज रहती हैं, राइट? इतनी सारी पॉलिटिकल पार्टीज रहती हैं इस सिस्टम में, जिसकी वजह से उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स भी बहुत ज्यादा होते हैं, एंड अल्टीमेटली पब्लिक को इस वजह से सफर करना पड़ता है। जो मिनिस्टर्स होते हैं यार, वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा बिजी लोग होते हैं, राइट? एक तो उन्हें पार्लियामेंट में भी अपनी प्रेजेंस बना के रखनी पड़ती है, दूसरा उन्हें काफी ज्यादा सोशल एक्टिविटीज भी परफॉर्म करनी पड़ती है, ठीक है? इसी वजह से जो रियल एडमिनिस्ट्रेशन का वर्क रहता है वो मिनिस्टर्स नहीं परफॉर्म कर पाते हैं, और उनके पास इतनी एक्सपर्टीज और नॉलेज भी नहीं रहती है इस वर्क को परफॉर्म करने के लिए। इसीलिए हमें जरूरत पड़ती है परमानेंट सिविल सर्वेंट्स की, यानी ब्यूरोक्रेट्स की, IAS ऑफिसर्स की। इसीलिए जरूरत पड़ती है बिकॉज उनके पास एक्सपर्टीज रहती है काम को परफॉर्म करने के लिए, राइट? इसीलिए हम एक तरीके से ब्यूरोक्रेसी को या एग्जीक्यूटिव को एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं इन सिस्टम से, ठीक है? लेजिस्लेटिव फंक्शंस उन्हें परफॉर्म करने ही पड़ेंगे, इस चीज से हम उसे हटा नहीं सकते हैं। अब इस सिस्टम में पॉलिटिकल पार्टीज अपने इंटरेस्ट को ज्यादा प्रमोट करने में लगी रहती हैं, जिस वजह से जो पब्लिक का इंटरेस्ट रहता है वो काफी बार इग्नोर कर दिया जाता है, पब्लिक को एक तरीके से पूरी तरीके से नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। इसीलिए रेगुलर इलेक्शंस होते हैं इस सिस्टम में, ठीक है? ताकि पब्लिक अपनी चीजें बार बार एक तरीके से अपनी विल को प्रमोट करती रहे, अदरवाइज गवर्नमेंट्स अपना ही देखती रहेंगी, है कि नहीं? अपने मेंबर्स का ही इंटरेस्ट देखती रहेंगी। तो ये बात सच है, पॉलिटिकल पार्टीज अपना इंटरेस्ट बहुत ज्यादा देखती हैं इस सिस्टम में। इसीलिए इस सिस्टम को ऐसे भी क्रिटिसाइज किया जाता है, गवर्नमेंट ऑफ द पार्टी, बाय द पार्टी एंड फॉर द पार्टी। यानी गवर्नमेंट जो है सिर्फ पार्टी के लिए ही काम कर रही है, लोगों के लिए काम करती ही नहीं है। इसीलिए इसको सिस्टम को ऐसे क्रिटिसाइज किया गया है, गवर्नमेंट ऑफ द पार्टी, बाय द पार्टी एंड फॉर द पार्टी। ये सिस्टम उस चीज के लिए सूटेबल नहीं है, उस सिचुएशन के लिए सूटेबल नहीं है जहां पर बहुत जल्दी जल्दी डिसीजंस लेने हैं, क्विक डिसीजंस लेने हैं। उस सिचुएशन के लिए ये सिस्टम अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि इस सिस्टम में डिस्कशन और डिबेट बहुत ज्यादा होता है, प्रोसीजरल वर्क बहुत ज्यादा इन्वॉल्व रहता है इस सिस्टम में, ठीक है? जिस वजह से डिसीजंस जल्दी लेना ये तो इम्पॉसिबल है ऑलमोस्ट, ठीक है? इसलिए ये सिस्टम वहां के लिए अच्छा नहीं है जहां पे जल्दी डिसीजंस लेना जरूरी है।
नेक्स्ट वीडियो आपका प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पर रहने वाला है. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, एंड वील मीट सून इन द नेक्स्ट वीडियो. गुड लक.